तो हम देखेंगे व्हाट इज सेंटिमेंट एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस को किस तरीके से यूज किया जा सकता है स्टॉक मार्केट फोरकास्ट। तो बेसिकली अगर हम देखें, जो बेसिक आइडिया है किसी भी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए या स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग के लिए, वो ये है, अगर आपको फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट करना है कि आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइसेस कैसी जाएंगी, अगर आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइसेस कैसी जाएंगी, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पास्ट का डेटा का ट्रेंड एनालाइज करना था। ठीक है भाई, पास्ट में ऐसा था, डेटा का पैटर्न ऐसा था, तो हो सकता है आने वाले समय में डेटा का पैटर्न कुछ ऐसा जाए फ्यूचर में। पास्ट में ऐसा था, फ्यूचर में हो सकता है ऐसा जाए। अब ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा वो अलग बात है। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पास्ट का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। तो पास्ट का डेटा जब हम एनालाइज करेंगे, स्टॉक का प्राइसेस का डेटा एनालाइज करेंगे, तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। प्रीवियस एक साल में कैसे प्राइसेस की वैल्यूज बढ़ी, चाहे वो डॉलर्स में हो चाहे रुपीज में हो, जिसमें भी हो। तो हम लोग न्यूमेरिकल पैरामीटर्स एनालाइज करेंगे, कितने रुपए थे या कितने डॉलर से, $200, $300, $300, इस एक्सेस में क्या प्राइस है। अब ये तो न्यूमेरिकल पैरामीटर्स है, प्राइसेस जो है। अब साथ में आप अगर लोगों को क्या सेंटिमेंट रहा है प्रीवियसली, लोगों का स्टॉक के प्रति, किसी कंपनी के प्रति लोगों की सेंटिमेंट या लोगों का ओपिनियन क्या रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी थोड़ी देर से। लोगों का सेंटिमेंट या ओपिनियन क्या रहा है, इसको अगर हम साथ में इनकॉर्पोरेट या इंक्लूड कर सकें, तो ये एडिशनल पैरामीटर होगा अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल डेटा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम दो चीजों को साथ में एनालाइज कर सकें कि अच्छा ठीक है, प्रीवियसली स्टॉक का डेटा ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के समय, जिस समय पे ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, लेट अस से रिलायंस। हाँ, रिलायंस का, रिलायंस जियो, रिलायंस जियो का मान लीजिए स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है। उस समय पे जब ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है? उसके बहुत कारण हो सकते हैं भाई। हो सकता है रिलायंस जियो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा उस समय पे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च किए, जियो का सिम लॉन्च किया, वाईफाई लॉन्च कर दिया, इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च कर दिए। उस समय पे लोगों का ओपिनियन या लोगों का सेंटिमेंट कैसा था कंपनी के प्रति? मान लीजिए बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, सब लोग जियो का सिम खरीद रहे थे, मान के चलिए, ठीक है, जियो का सिम सब लोग खरीद रहे थे। लोगों का जो ओपिनियन था, जो सेंटिमेंट था इसके प्रति, बहुत पॉजिटिव था। और उस समय पे स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा था। तो हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं, अच्छा, लोगों का सेंटिमेंट भी बहुत पॉजिटिव था और स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा था। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए, कई सारे पैरामीटर्स जो हैं न्यूमेरिकल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी की शेयर्स मान लीजिए अच्छी चल रही थी, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं अभी हम लोग अडानी के शेयर्स का। हम सभी जानते हैं अडानी ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है। तो अडानी का शेयर बहुत अच्छा चल रहा था बीच में, अचानक से एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया और अचानक से शेयर फॉल करने लगा। कौन से कंपनी का? अडानी के। इस एक्सेस में अगेन टाइम है, इस एक्सेस में शेयर का प्राइस है। तो शुरू में क्या है, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत तेजी से शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे थे, और अचानक से इस पॉइंट के बाद हम देखते हैं शेयर का प्राइस बहुत खतरनाक तरीके से क्या होने लगता है, नीचे गिरने लगता है इस पॉइंट पे। तो एट दिस पॉइंट, ऊपर जाने के बाद अचानक से सडनली प्राइस स्टार्ट फॉलिंग। जिस समय पे प्राइस फॉल करना स्टार्ट किया शेयर का, अडानी के शेयर्स का, उस समय पे अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे
एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कि उनका ये कहना था कि अडानी की कंपनी, जो अडानी कंपनी है, उतनी भी प्रॉफिट नहीं बना रही है जितना दिखाया जाता है, शेयर के प्राइसेस बहुत इन्फ्लेटेड हैं। तो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट लोगों के मन में आ गया, लोगों को में डर आ गया, एक फियर आ गया कि भाई सही में अगर ये रिपोर्ट सही बोल रही है, शेयर के प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किए गए हैं, एक्चुअली कंपनी का उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है एक्चुअली उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो लोगों के मन में क्या आ गया, फियर आ गया, और शेयर के प्राइसेस नीचे गिरने लगे। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि लोग, आखिरकार शेयर के प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं? जब लोगों को लगता है कि भाई बहुत अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस है तो शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, लोगों को लगता है परफॉर्मेंस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो शेयर के प्राइसेस नीचे गिरने लगते हैं। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट से प्राइस ऊपर जाएगा, नेगेटिव सेंटिमेंट से प्राइस नीचे जाएगा, न्यूट्रल सेंटिमेंट से जैसा था, जैसा ट्रेंड चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो देश और दुनिया में क्या चल रहा है, इस चीज को तो न्यूमेरिकली एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, कि लोगों की क्या सोच है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस है, रिसेशन आ गया क्या, पैंडेमिक आ गया क्या, ट्रेड वॉर चल रहा है क्या, कोविड आ गया क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्या, ये सारी चीजें तो न्यूमेरिकल पैरामीटर्स नहीं है ना, नॉन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स है। तो अगर हम किसी तरीके से इन नॉन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स को, न्यूमेरिकल पैरामीटर तो है ही हमारे पास, प्रीवियस स्टॉक का डेटा, अगर हम किसी तरीके से ये नॉन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स को भी एनालाइज कर सके, तो हम क्या कर पाएंगे, आने वाले समय में प्राइस कैसी रहेगी और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। प्रीवियस डेटा तो है ही सही हमारे पास, कभी ऊपर जा रहा है प्राइस, किसी कारण से नीचे आ रहा है प्राइस, दिस प्राइस एंड दिस टाइम, आने वाले समय में प्राइस कैसा रहेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, या स्टॉक का प्राइस जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ये चीज पता करने के लिए अगर हम लोगों के सेंटिमेंट को भी एनालाइज कर सके, पब्लिक ओपिनियंस को भी एनालाइज कर सकें और उसको यूज कर सकें, उसे कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। बेसिकली जनरली स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग में अगर हम लिटरेचर रिव्यू प्रीवियस रिसर्च पेपर्स देखें तो हम देखें कि तीन तरह के सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट प्लस, एक नेगेटिव सेंटिमेंट माइनस, और एक न्यूट्रल सेंटिमेंट जीरो। जनरली पॉजिटिव सेंटिमेंट, देखिए फाइनली आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को जब डेटा फीड करेंगे उसको तो न्यूमेरिकल डेटा ही चाहिए, उसको भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ये तो समझ में नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटिमेंट को प्लस के एक नंबर है, प्लस के से पॉजिटिव सेंटिमेंट को टोकनाइज करेंगे मतलब जो नॉन न्यूमेरिकल पैरामीटर है उसको न्यूमेरिकल पैरामीटर में कन्वर्ट कर देंगे, एक टोकन, एक अमाउंट, एक मैथमेटिकली वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव सेंटिमेंट को प्लस के, नेगेटिव सेंटिमेंट को माइनस के, न्यूट्रल सेंटिमेंट को जीरो। और प्रीवियस डेटा के साथ जो न्यूमेरिकल डेटा है उसके साथ सेंटिमेंट पोलैरिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जहां जहां सेंटिमेंट की वैल्यू, जहां जहां हमारे पास सेंटिमेंट का वैल्यू अवेलेबल है। जरूरी नहीं है हमेशा आपके पास जिस भी समय पे आप स्टॉक का डेटा अवेलेबल है उस समय पे आपके पास सेंटिमेंट का भी डेटा अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस समय के अंतराल पे आपके पास सेंटिमेंट का डेटा अवेलेबल है, उस समय पे सेंटिमेंट का डेटा भी मशीन लर्निंग मॉडल को दे दीजिए ना, प्लस के दे दीजिए, माइनस के दे दीजिए, और जीरो दे दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल सेंटिमेंट्स के लिए। उससे क्या होगा, मशीन लर्निंग मॉडल सेंटिमेंट डेटा पे भी ट्रेन होगा, न्यूमेरिकल डेटा पे तो ट्रेन हो ही रहा है, सेंटिमेंट के टोकनाइज डेटा पे भी ट्रेन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब आप पब्लिक सेंटिमेंट्स, क्योंकि देखिए डायरेक्टली रिसेशन आया है कि नहीं, लोगों का मन में पैंडेमिक का डर है कि नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि नहीं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पैरामीटर तो है नहीं, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, तो लोगों के सेंटिमेंट से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, और सेंटिमेंट एनालिसिस के डेटा को हम लोग फीड करेंगे एज एन एडिशनल पैरामीटर, जैसे कि हमने कहा। तो आप ये प्लस वन माइनस वन जीरो भी ले सकते हैं, आप इसको प्लस के, माइनस के और जीरो भी ले सकते हैं, आप वन लें या टेन लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, इट कैन बी पॉजिटिव सेंटिमेंट, इट कैन बी नेगेटिव सेंटिमेंट और इट कैन बी न्यूट्रल सेंटिमेंट।
तो ये डेटा आपको माइन करके एडिशनल पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस पोलैरिटी एंड टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब आप जो सेंटिमेंट की वैल्यू है उसको एक न्यूमेरिकल पैरामीटर असाइन करते हैं, इसको कहते हैं टोकन। +1 -1 0, या प्लस के माइनस के 0। अब अगर हम फाइनली प्रोपोज्ड एल्गोरिदम को देखें, तो प्रोपोज्ड एल्गोरिदम को स्टेप वाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेटा कलेक्ट करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और जो टारगेट वेरिएबल वाई, दोनों की भाई प्रीवियस स्टॉक का डेटा कितना था, मिनिमम प्राइस कितना था, मैक्सिमम प्राइस कितना था, एवरेज प्राइस कितना था, सेंटीमेंट का डेटा कितना था। ये सारे आपके क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, जो कि किसको गवर्न कर रहे हैं, स्टॉक के प्राइस को गवर्न कर रहे हैं। तो आपको प्रीवियस लेटर से 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का स्टॉक का डेटा क्या करते हैं, गैदर करते हैं। और इसमें से आप क्या करते हो, जनरली जो रूल है, 70% ट्रेनिंग के लिए यूज कर लो डेटा, 30% आप टेस्टिंग कर लो। आप 75-25, 80-20 भी कर सकते हो, स्प्लिट रेशियो को वैरी करके भी देख सकते हो भाई। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जो कि अलग अलग फीचर्स हैं, और टारगेट वेरिएबल जो है, इसको आपको क्या करना है, डेटा सेट को कलेक्ट करके इस तरीके से डेटा से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर लेना है। सेकंड आपको क्या करना है, डीडब्ल्यूटी यूज करना है। डीडब्ल्यूटी यूज करके हमें पता है हम नॉइस, बेसलाइन नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। डीडब्ल्यूटी जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता है, फिर एन नंबर ऑफ लेवल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, और आई इक्वल टू 1 to n सी ए, अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स को रखते चाहिए, डिटेल्ड कोफिशिएंट्स को डिस्कार्ड करते चाहिए। इससे क्या डेटा आपका फिल्टर हो जाएगा। तीसरा क्या, डायमेंशनल रिडक्शन यूज कीजिए। जो आपका एन डायमेंशंस का फीचर वेक्टर है उसको n-k का फीचर वेक्टर में पी से यूज करके आप डायमेंशन रिडक्शन कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, डेटा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और ओवरफिटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, ट्रेनिंग और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट, जैसे कि हमें पता है मूविंग एवरेज हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। जो एक्चुअल डेटा होता है ही सही, साथ में k-n सैंपल्स का डेटा या फिर l-m सैंपल्स का डेटा, एक ही बात है। वो और उसका एवरेज वैल्यू आप एडिशनली एक्सोजेनस इनपुट जैसे आप यूज कीजिए, जो कि हमारा मूविंग एवरेज होगा। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 क्या करना है, अब हम फाइनली क्या करेंगे, टारगेट वैल्यू, टारगेट वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास सी ए वैल्यूज होंगे, सी डी वैल्यूज होंगे, जिसको हम लोग जनरली आप चाहो तो डिस्कार्ड कर सकते हो। और साथ में आपके पास क्या होगा, जो मूविंग एवरेज होगा, ऑफ कोर्स ये xn-1, xn-CA-CD, एवरेज ऑफ n-k सैंपल्स। तो आपके पास टोटल क्या है, x1 CA, x2C अप टू xn-1 CA एंड CD। ये सारे वेरिएबल्स तो होंगे ही, जितने भी फीचर्स हैं उनके अप्रोक्सीमेट और डिटेल कोफिशिएंट्स। डिटेल कोफिशिएंट्स को रिमूव कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स को रख सकते हो, और उनके एवरेज n-k सैंपल्स की वैल्यू, और y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपने उठा के पूरा ट्रेनिंग वेक्टर बना लिया। यहाँ पे टी आर इज द ट्रेनिंग वेक्टर, वाई इज द टारगेट, और ये क्या आपके फीचर वैल्यूज है। उसके बाद कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कीजिए, मीन स्क्वायर एरर, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ये एरर है, इसको स्क्वायर कीजिए, ऐड करके एन से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन स्क्वायर एरर ये आपका कॉस्ट फंक्शन है। सो कॉस्ट फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आपने क्या किया, अम, 3 मॉडल्स आप डिजाइन कीजिए। एक तो बैक प्रोपेगेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट, ऑफ कोर्स उसके पहले पीसीए प्लस डीडब्ल्यूटी का भी यूज कर ही रहे हो, और मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज तो आप यूज कर ही रहो। तो उसका इस्तेमाल करके ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद एक बैक प्रोपेगेशन ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम, और ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम कंबाइंड विद सेंटिमेंट एनालिसिस, 3 मॉडल्स को ट्रेन करके देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आप कर सकते हैं, कि आप इंडिविजुअल पैरामीटर्स, उसके बाद आप ग्रेडियंट बूस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, कि आपके जो इंडिविजुअल मॉडल्स हैं उसके आउटपुट्स हैं उनको आप ऐड अप कर सकते हो, जिसे एफ एक्स बूस्ट या ग्रेडियंट बूस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, आप जो फीचर वेक्टर्स यूज कर रहे हो, इसमें आपके पास जितने भी ट्रेनिंग पैरामीटर्स हैं, उसको सी ए वैल्यू, सी डी वैल्यू, सी ए वैल्यू, सी डी वैल्यू, सी ए वैल्यू, सी डी वैल्यू, मल्टीपल लेवल्स में, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। तो आपके मल्टीपल लेवल्स के सी ए सी डी, सी ए सी डी, सी ए सी डी आपके पास आता जा रहे हैं। व्हाट यू कैन डू एक्चुअली इज, आप जो है सी डी वैल्यूज को डिस्कार्ड करते जाओ इनिशियल लेवल्स पे। तो फाइनल
लेवल के CD वैल्यू को आप रख सकते हो, CA वैल्यू को तो आप रखते ही जाओगे। और सी ए सी डी प्लस मूविंग एवरेज, इन सारे को आप क्या कर लो, फीड कर लो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को। तो आप क्या करो, ये जो भी अलग अलग तरह का डेटा है, इसके वजह से आपके पास मशीन लर्निंग मॉडल से अलग अलग तरह के आउटपुट्स भी मिलेंगे। इनको आप क्या करो, कंबाइन कर दो, समअप कर दो। इसे कहते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग, दिस इज कॉल्ड एक्स बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट। इनको आप क्या करो, समअप कर दो, उससे आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज द ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम। एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग के बाद अब फाइनली MAP मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, रिग्रेशन और एक्यूरेसी, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इनको आप कैलकुलेट कीजिए और देखिए आपका एल्गोरिथम कैसा काम कर रहा